इस छोटे से क्यूट से रोमांटिक ड्रामा के स्टार्टिंग में मेन लीड हीजू और रिमी को हम लोग ब्लाइंड डेट पर देखते हैं। रिमी बहुत ही घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हीजू को कैसे समझाए। हिम्मत करके वो बोलती है कि वो लड़की नहीं है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर आने वाला था। मैं कोई और हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम मुझसे सिर्फ 1 महीने के लिए शादी करोगे? आफ्टर दैट यहाँ हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। रिमी का भाई गुंडों के कब्जे में था और जो भी उसके डैड ने पैसे लिए थे उसके लिए वो लोगों ने रिमी के भाई को किडनैप कर लिया था और उसे 3 दिनों का समय दिया था। उसी समय रिमी को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो ब्लाइंड डेट पर जाना नहीं चाह रही थी और रिमी को जाने के लिए कहती है, बदले में वो उसे कुछ पैसे दे देगी। रिमी ब्लाइंड डेट पर जाती है और सामने लॉयर हीजो को देखती है। तब उसके माइंड में ये आइडिया आया था। उसे ये लगा हीजो एक बड़ा पावरफुल लॉयर है, वो ज़रूर ही उसकी मदद करेगा। हीजो को हाँ कह देगा, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिमी के इस प्रपोज़ल को कुछ देर सोचने के बाद हीजो ने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। 1 महीने बाद दोनों डाइवोर्स लेने वाले थे। हीजो को अच्छे तरीके से पता था कि रिमी उसकी पावर और उसके नाम का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ उससे शादी कर रही है और हीजो को इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। हीजो को हाँ कहने के बाद वो वहाँ से निकलता है। हमें पता चलता है हीजो को पहले से ही पता था कि आज ब्लाइंड डेट पर जो लड़की आने वाली है वो असल में रिमी होने वाली है और इसी वजह से वो गया भी था। रिमी और हीजो का बहुत ही पुराना नाता है। डोंट वरी, ये कोई नॉर्मल से लव स्टोरी नहीं है। कहानी आगे चल के काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो रिमी ने गुंडों को पैसे दे दिया था हीजो से हिसाब लेकर के, उधार लेकर के, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो वो लोग थे उसे परेशान कर रहे थे और पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो हीजो रिमी से फ़ोन लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं हीजो लॉयर बोल रहा हूँ और अगर तुमने मेरी बीवी को दोबारा परेशान किया तो ये तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। वो गुंडे हीजो से बात करके डर जाते हैं क्योंकि हीजो के बारे में सबको पता था। रिमी का भाई अब उनके गुंडों के चंगुल से निकलने वाला था। हीजो कहता है कि अब जब तुमने मेरा इस्तेमाल ही करने के लिए मुझसे शादी किया है तो थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करो। रिमी और हीजो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। 1 महीने बाद दोनों अलग होने वाले थे। आफ्टर दैट हीजो रिमी को उसके भाई से मिलने के लिए लेकर के जाता है। उसका भाई सही सलामत गुंडों के चंगुल से बाहर आ चुका था और रिमी बहुत ही खुश थी। उसे यहाँ आकर के पता चलता है कि रिमी ने उसे बचाने के लिए हीजो से शादी कर लिया था। उसे अपने बहन की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि उसकी नज़र में तो उसकी बहन ने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था। असलियत तो उसे पता ही नहीं था। हालांकि हीजो ने रिमी के खर्चे के लिए उसे पैसे ऑफ़र किए थे, स्टिल रिमी ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि नहीं, वो अपने खर्चे खुद उठाएगी। सीन शिफ्ट होता है। रिमी हीजो के घर पर थी। वहाँ पर वो ये नोटिस करती है वो तो कल रात सोफे पर सो रही थी पेंटिंग करते करते, तो वो अंदर बेड में कैसे आई? वहाँ से निकल करके वो पेंटिंग वाले रूम में जा रही थी। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि हीजो ने यहाँ पर रिमी को उठा करके बेड पे लेकर के गया था ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके। वो बंदा रिमी से प्यार करता था, लेकिन एक बहुत ही बड़े रीज़न की वजह से वो उसे ये बातें कभी भी कन्फेस नहीं कर पा रहा था। जब वो अपने पेंटिंग रूम को देखती है तो समझ जाती है कि हीजो उसे कमरे में लेकर के गया होगा। अब वो ये सोचने लगती है कि लगता है कि कुछ ज़्यादा ही रोल में अंदर तक घुस गया है। सिर्फ 1 महीने की तो बात है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही तो किया है। वो अपनी फ्रेंड से इसी बारे में बात कर रही थी जिसने रिमी को ब्लाइंड डेट पर भेजा था। उसका कहना था कि कहीं हीजो को तुमसे पहली नज़र का तो प्यार नहीं हो गया। रिमी कहती है कि बहुत ज़्यादा ही तुम मूवीज़ देखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हीजो यहाँ पर उनकी बात को सुन लेता है। रिमी काफ़ी ऑकवर्ड होकर के फ़ोन कट कर देती है। हीजो ने यहाँ पर रिमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वो वैसे ही स्माइली फेस दे करके उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था जैसा कि रिमी के माँ उसके लिए किया करती थी।
उसकी माँ फ़िलहाल एक मर्डर केस में जेल में थी, लेकिन उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। रिमी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और अपनी माँ का केस वापस से लड़ने के लिए ही हीजो से शादी की थी। हीजो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे ऑफिस लेकर के चलूँगा, लेकिन रिमी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो खुद चली जाएगी, उसे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हीजो भी उसे फोर्स नहीं करता है और वो अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है। जब वो अपनी कंपनी पहुंचता है तो वहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज़ आपस में गॉसिप कर रहे थे। उनका कहना था कि हीजू के बारे में तुमने सुना है, असल में जब वो शुरू शुरू लॉयर बना था तो वो अपना पहला केस हार गया था और उसका ये पहला केस उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसके खुद के मेंटोर जुआन से भी काफ़ी लड़ाई हो गई थी। लोगों का कहना था कि हीजू ने उस केस के सबूतों को बदल दिया है। क्या सच है क्या झूठ है ये तो वही लोग जाने। हीजो यहाँ पर जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को गॉसिप करते हुए सुनता है तो उन्हें डांटते हुए कहता है कि तुम लोग दूसरों के बारे में गॉसिप करने से अच्छा अपने ऑफिस के कामों पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। अगर तुम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो अगले महीने तुम लोगों को जॉब से भी निकाला जा सकता है। अब वो लोग चुप हो जाती हैं। हीजो अपने कंपनी में जाता है। हमें पता चलता है कि वो रिमी को बिना बताए ही रिमी के मॉम के केस को वापस से रीओपन करवाया है और उन केस को अच्छे से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। रात में जब वो घर पहुंचता है, रिमी नहा करके बाहर निकली थी, वो गलती से हीजो से टकराती है और रिमी को संभालने के चक्कर में हीजो भी खुद नीचे गिर जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि वो दोनों यहाँ पर फिज़िकली एक दूसरे से ऐसे टचिंग में नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हीजो से ये गलती हो जाती है। वो खुद को ही ब्लेम दे रहा था। वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगले 1 महीने तक चलना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद रिमी पानी पीने के लिए आती है और तभी वहाँ पर हीजो अचानक से आ जाता है और उसके हेयर ड्राई करने लगता है, जिस वजह से रिमी उसे कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन वो खुद में ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। हीजो ऐसा क्यों कर रहा है। हेयर ड्राई करने के बाद जब वो अपने कमरे में जाती है तब वो अपनी उसी फ्रेंड से बात कर रही थी। अभी जो कुछ हुआ उसे यही चीज़ें बता रही थी। उसकी फ्रेंड का कहना था कि तुम मान ले भाई, मुझे सच में ऐसा लगता है ना कि हीजो तुझे पसंद करता है, या तो फिर तुझसे वो पसंद करने लगा है तभी वो इतना तुम्हारे लिए कर रहा है, वरना जिस टाइप का हीजो का इमेज है ना पब्लिक में, वो कभी किसी के लिए इतना केयर करेगा ही नहीं। रिमी कहती है कि तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, मुझे हीजो से डाइवोर्स लेना है, हमारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। लेकिन उसके फ्रेंड का कहना था कि नहीं, तुम्हें हीजो के साथ रहना ट्राई करना चाहिए, अगले 1 महीने से पहले मैं तुम्हारे शहर नहीं आ पाऊँगी। बात करके वो फ़ोन रखती है, तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके गेट पर हीजो नॉक किया था। रिमी सोचते हुए बाहर जाती है कि वो क्या कह रहा होगा रात में। तभी हीजो यहाँ पर आता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था और वो रिमी को किस करने लगता है। शुरुआत में तो रिमी रजिस्ट कर रही थी, लेकिन फिर वो भी एंजॉय करने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। हीजो ने गेट नॉक किया था, लेकिन बाहर जाने पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। रिमी उससे पूछती है कि क्या हुआ, बोलो। हीजो पूछता है, तुम सो रही हो क्या। रिमी कह देती है हाँ, तो फिर वो वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर जा कर के देखती है तो उसने एक क्यूट सा सॉक्स उसके लिए रखा था। वो सोचती है कि शायद वो ओवर थिंक कर रही है, अपनी दोस्त की बातों में आ करके वो ज़्यादा ही बकवास सोचने लगी है। हीजो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और वो उसका दिया हुआ वो सॉक्स रख लेती है अपने पास, क्योंकि उसे उसका वो सॉक्स बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। अगली मॉर्निंग रिमी अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी गलती से उसे हीजो के ड्रॉर में मिल जाता है इस तरीके से अपना ओल्ड बॉक्स, जो कि उसने कॉलेज के समय में एक पेड़ के नीचे छुपाया था। अब वो ये सोच रही थी उसका ये बॉक्स हीजो के पास क्या कर रहा है और वो है कौन। उसके मन में बहुत से सवाल थे। ओपन करके देखने पर उसे पता चलता है कि असल में सच में ये इसी का बॉक्स है।
रात में वो दोनों खाने के टेबल पर मिलते हैं। पहले तो रिमी उसे पूछती है, तुमने मेरा पास्ट इन्वेस्टिगेट किया क्या? हीजू भी उसे टालते हुए कहता है, शादी करना था, ऐसे ही थोड़ी किसी से शादी कर लेता। रिमी तब जाकर के उसे अपना बॉक्स दिखाते हुए कहती है, ये बॉक्स तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंने इसे एक पेड़ के नीचे छुपाया था, बताना चाहोगे यहाँ चल क्या रहा है और आखिरकार तुम हो कौन? हीजो से कहता है, मैंने तो इसे सेकेंड हैंड वाली चीज़ों की दुकान से खरीदा था। वह रिमी को झूठ बोल देता है। मन में सोचता है कि कुछ चीज़ें अगर वह ना जाने तो ही उसके लिए बेहतर है। रिमी के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में हीजो को लेकर के डाउट तो आ चुका था। तभी वहाँ पर रिमी को उसके सीनियर का कॉल आता है। जो उसने एक पेंटिंग बनाई थी उसे अच्छे दामों में कोई एक ख़रीद रहा था इंसान। वो बहुत ही खुश हो जाती है। हीजो को एक लड़के से हंस हंस के बात करता हुआ रिमी को देख करके हीजो को काफ़ी जेलसी फील होने लगती है और रिमी इस जेलसी वाली फीलिंग को समझ नहीं पाती है। वो खाना आधा छोड़ करके ही उठ जाता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने का कोशिश करने लगता है। दूसरे दिन रिमी उस गैलरी में जाती है जहाँ पर कि उसकी पेंटिंग को लगाया गया था। वो उसे ध्यान से देख रही थी, बहुत सारी फीलिंग के साथ उसने ये पेंटिंग बनाई थी। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और वो लोग रिमी का इंसल्ट करने लगती हैं। अरे आजकल क्रिमिनल के बच्चे भी बाहर आसानी से घूम रहे हैं, देखो तो सही, यहाँ पर इसकी माँ मर्डरर है, अपने पति का ही जान लिया है उसने, और उसकी बेटी ऐसे मज़े में घूम रही है। रिमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों को पलट करके जवाब देती है। वो लड़की यहाँ पर गुस्से में रिमी के ऊपर पानी फेंकने लगती है। तभी हीजू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। साथ ही में इसका सीनियर भी यहाँ पर, जो कि रिमी के पेंटिंग को सेल करवाया था, यहाँ आया हुआ था रिमी के सपोर्ट के लिए। तो उस बदमाश लड़की का कहना था कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मेरे डैड इस गैलरी के शेयर होल्डर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? वो हीजू को नहीं जानता था। हीजू तुरंत ही सिर्फ यहाँ पर उसे धमकी देता है कि वो एक लॉयर है, वो जो कर रही है वो पब्लिक ऑफेंस और क्राइम में आता है। अगर उसने रिमी से माफ़ी नहीं मांगी तो वो उस पर केस कर देगा। लेकिन वो गर्ल हीजू के बातों को सीरियसली नहीं लेती है। हीजू फिर उस लड़की के डैड को तुरंत मैसेज करता है। मैसेज देखते ही वो इंसान यहाँ दौड़ता हुआ आता है, हीजू से माफ़ी मांगने लगता है। अपनी खुद की बेटी को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी, उसे माफ़ कर देने के लिए। साथ ही में रिमी को ये पता चलता है कि असल में जो ये हीजू है ना, वो ही इस गैलरी का ऑनर है। रिमी कहती है, ये गैलरी तुम्हारी है, यानी कि ये पेंटिंग तुमने खरीदी है? हीजू कहता है, हाँ ये गैलरी मेरी है और ये गैलरी मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदी थी। अगले दिन हीजू को एक प्राइवेट पार्टी में जाने का ऑफर मिलता है। वैसे तो वो जा नहीं रहा था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका मास्टर जोहान आने वाला है, जिसके साथ वो रिमी का केस लड़ा था। तो वो वहाँ जाने का डिसाइड करता है। वैसे तो वो वहाँ जाकर के अपने मास्टर से काफ़ी पोलाइटली और काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी नज़र रिमी पर पड़ती है। रिमी के लिए यहाँ आना सेफ़ नहीं था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। इसी वजह से वो मास्टर के सामने फ़िलहाल ना आए, उसे बातों में उलझाने के लिए वो चले जाता है। रिमी इस बात से अनजान जोआन को ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तभी वहाँ पर वो उससे टकरा जाती है। हीजो उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर आना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, प्लीज़ हम लोग यहाँ से कहीं और चलते हैं। लेकिन वो कहती है, नहीं, मुझे अपनी मॉम के केस के लिए लड़ना है। और वो ऐसा कह के वहाँ से जाने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग इस तरीके से उन्हें कहने लगते हैं कि क्या ये हीजू की मिस्ट्रेस है? आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? इस तरीके से वो लड़की को हक कर रहा है।
इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि हीजू उन्हें क्लियर करता है कि क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, ये कोई मेरी मिस्ट्रेस नहीं है बल्कि ये मेरी लीगल वाइफ है। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना था कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमें पता है कि तुम्हारा एंगेजमेंट किसी और से फिक्स है और ये वो गर्ल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर तुम हमें झूठ क्यों बोल रहे हो। हीजू यहाँ पर सबको इस बात का प्रूफ देने के लिए कि असल में रिमी उसकी लीगल वाइफ है, वो उसके लिप्स पर अपने थंब को रख करके किस कर लेता है। अब यहाँ पर जैसे ही वो ऐसा करता है ना, सारे लोगों को भरोसा हो जाता है कि असल में सच में इन दोनों का कुछ ना कुछ तो चल रहा है, शायद हो सकता है वो दोनों लीगल वाइफ हो। हीजू यहाँ पर रिमी को सेव करने के लिए उसका फेस सामने नहीं आने दे रहा था। रिमी को वो धीरे से कहता है, अगर तुम्हारी माँ को कोई इंसान बाहर ला सकता है, कोई इंसान प्रोटेक्ट कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। वैसे तो रिमी हीजू पर पूरी तरीके से इस बात को लेकर के ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन फ़िलहाल इस सिचुएशन के हिसाब से उसके पास हीजू की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है। यहाँ पर सारे लोग पार्टी वार्टी ख़त्म करके वहाँ से निकल जाते हैं और अब हीजू और रिमी वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। घर पहुंच करके हीजू काफ़ी ऑकवर्ड था क्योंकि ऑब्वियसली उसने उसे किस किया था और यहाँ पर उसे कहती है तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, आई नो यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें हैं और तुमने मुझे ही सेव करने के लिए ऐसा मुझे किस किया था। हीजू रिमी को अपने प्राइवेट एरिया में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो अपने केसेस पर काम किया करता था। वैसे तो उसने कभी ये सोचा नहीं था कि उसकी एक गलती उसके पूरे मेहनत को बर्बाद कर देगी। यहाँ पर हीजू को कॉल आता है, जो लॉयर को उसने और उसके केस में हेल्प करने के लिए बोला था, वो लॉयर यहाँ पर उसे फ़ोन किया था और उसे कह रहा था कि फाइनली हमारा काम पूरा होने वाला है, हमें अच्छा खासा सबूत हाथ मिल गया। लेकिन तभी गलती से रिमी का हाथ हीजू का वो सच लग जाता है जो कि वो उसे छुपा रहा था और अब होने वाला था कांड। रिमी जब इस पेपर को खोलती है तब उसे पता चल जाता है असल में जिस लॉयर की गलती की वजह से उसकी माँ जेल गई थी, या फिर ये कहे जिस लॉयर ने उसकी माँ को एक खूनी साबित किया था, वो कोई और नहीं खुद हीजू ही है। वो इस बात पर चौंक जाती है, जिस इंसान के साथ वो पिछले 2 महीनों से रह रही है वही उसकी मोम को जेल भेजने वाला है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, वो कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे याद आता है उसकी मोम के लिए उन्होंने एक लॉयर हायर किया था, लेकिन वो लॉयर इस तरीके से वो केस हार जाएगा, उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब हीजू कमरे में आता है। रिमी गुस्से में उसके मुंह पे वो पेपर फेंकती है और कहती है, कितने घटिया इंसान हो तुमने मेरा भरोसा जीता, तुमने जानबूझ करके मुझे अप्रोच किया था क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ। तुम वो केस हार चुके थे और तुम्हारी ही वजह से मेरी माँ जेल गई थी, तो फिर तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। हीजू से कहता है, शायद वक्त आ चुका है अब तुम्हें सच जानने का। ये कह के वो खुद को अनड्रेस करने लगता है और उसके चेस्ट पर एक बड़ा सा चाकू का निशान साफ दिख रहा था, जिसे देख करके रिमी चौंक जाती है कि ये चाकू का निशान हीजू की बॉडी पर क्या कर रहा है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कि वो हीजू के करियर का पहला केस था। कोर्ट में अंदर जाने से पहले वो रिमी और उसके भाई से मिला था। हीजू के हाथ पर कट लगा था, रिमी ने एक क्यूट सा हैंड प्लास्ट हीजू के हाथ पर लगा दिया था। हीजू ये देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मॉम को सेफली जेल से बाहर लेकर के आऊँगा। रिमी ने एक अलग ही उम्मीद लगाई रखी थी हीजू से। वो खुश होकर के अंदर कोर्ट में जाता है क्योंकि उसके पास सारे सबूत थे जो कि उसकी माँ को इनोसेंट प्रूव करने के लिए काफ़ी थे। लेकिन ऐन वक्त पर उसका मास्टर जुआन पलट गया था और उसने फेक सबूत यहाँ पर दे दिए थे, जिस बारे में खुद हीजू को भी नहीं पता था। वो अपने मास्टर जुआन से लड़ने का कोशिश करता है, लेकिन वो उस समय बहुत ही कमज़ोर था और वो जुआन के खिलाफ नहीं जा पाता है और उसे उस केस से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद रिमी की माँ को जेल हो गया था।
उस दिन से हीजू और जुआन के बीच बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं था। जुआन जब वहाँ से निकल रहा था तब वो रिमी के उदास आंखों को देखता है। उसे खुद में बहुत ही गिल्ट होता है कि वो इस छोटी बच्ची की मदद नहीं कर पाया। इसी वजह से जब रिमी ने उससे शादी करने का पूछा था तो उसने हाँ कह दिया था। लेकिन इस केस के बाद जब गुंडे लोग रिमी और उसके भाई को जान से मारने का कोशिश कर रहे थे तब हीजू ने उसे बचाया था और इसे बचाने के चक्कर में उसे वो चाकू लगा था। जब रिमी को पता चलता है कि असल में हीजू ने उसकी जान बचाई थी तो वो उसे माफ़ कर देती है। हालांकि हीजू की गलती की वजह से उसकी माँ जेल गई थी, लेकिन गलती असल में उसकी थी नहीं। ये सब कुछ उसके मास्टर जुआन का किया हुआ था। उसके बाद हमेशा हीजू रिमी की माँ से मिलने के लिए जाते रहता था। हालांकि रिमी की माँ इस केस का जिम्मेदार हीजू को नहीं मानती थी और इतने सालों में हीजू ने ही रिमी के स्टडीज़ को स्पॉन्सर किया था। साथ ही में उसके भाई को भी स्टडीज़ को स्पॉन्सर किया था। ये थी हीजू की सच्चाई और ये था वो सच जिसकी वजह से उसने रिमी से शादी करने के लिए हाँ कहा था। यहाँ पर वो रिमी को कहता है उसने उसकी माँ को के खिलाफ बहुत सारे सबूत जमा कर लिए हैं और इस बार वो लोग असली क्रिमिनल से मिलने के लिए जाएंगे, जिसके बाद रिमी की माँ आराम से जेल से बाहर आ सकेगी। रिमी हीजू को गले लगा करके बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है और वो उसे संभाल रहा था। आफ्टर दैट वो रिमी के लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आता है। कहता है ये ब्रेकफास्ट खा लो, फिर हम लोग उस इंसान से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन रिमी उठ के चली जाती है। हीजू को लगता है कि शायद रिमी अभी उससे बहुत ही गुस्सा है और वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। फिर रिमी वैसा ही एक क्यूट सा हैंडी प्लास लेकर के आती है। असल में रिमी के उस पेपर की वजह से उसके फेस पर चोट लग गया था और वो इस चीज़ के लिए खुद को गिल्टी फील कर रही थी। वो कहती है देखो मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। हीजू उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर रिमी थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। तभी वहाँ पर हीजू को उसके लॉयर फ्रेंड का कॉल आता है। उस इंसान का पता लग गया था। हीजू और रिमी दोनों ही उस इंसान को पकड़ने के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुँच करके पता चलता है कि वो बदमाश इंसान वहाँ से गायब है। हीजू देख लेता है कि असल में यहाँ पर हिडन कैमरास लगे हैं। वो रिमी को इशारा करता है। रिमी कहती है अब वो बदमाश नहीं पकड़ा जाएगा, मेरी माँ कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकलती है। हीजू आसपास उस इंसान को ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे वो बाहर जाती है इन रास्तों को देख करके उससे अपना बिताया हुआ बचपन याद आता है। तभी हीजू का जो मास्टर जुआन था वहाँ करके रिमी को किडनैप कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसके सामने आता है। रिमी कहती है तुम खुद को लॉयर कहते हो, तुम्हारी वजह से आज मेरी इनोसेंट माँ जेल में है। जिस आंटी ने रिमी के माँ के खिलाफ गवाही दिया था वो भी यहाँ पर थी। वो रिमी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो जुआन के दिए गए पैसे के लालच में आ गई थी, उसे उसकी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिमी यहाँ पर जुआन से कहती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसे कहता है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ऐसे जेल पहुँचाने के पीछे कोई और नहीं, खुद तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स थे। वो अपने बेटे के मौत का बदला लेना चाहते थे। उस समय मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और उन लोगों ने मुझे अच्छे खासे पैसे ऑफ़र किए थे तुम्हारी माँ को जेल भेजने के लिए, और इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैं इस बात के लिए कभी भी खुद को गिल्टी नहीं फील करता हूँ, क्योंकि अगर उस जगह पर मैं नहीं होता तो कोई और लॉयर होता जो कि तुम्हारी माँ का केस लेता, और ऑब्वियसली वो भी वही करता जो कि मैंने किया था। तो इसी वजह से मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। अब रिमी उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। भले ही मेरे ग्रैंड पेरेंट ने तुम्हें घूस दिया है, लेकिन उस घूस को लेना तुम्हारा खुद का डिसीजन था। तुम अपनी गलती को हमारे सर मढ़ रहे हो। तब तक हम लोग देखते हैं कि जुआन गुस्सा हो करके रिमी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में हीजू आ जाता है। वो यहाँ पर रिमी को लोकेट कर पाया था। असल में हमें पता चलता है कि ये सब कुछ इन दोनों का प्लान था। रिमी को ही उसने वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की था, लेकिन जुआन को सामने लाने के लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग यहाँ पर
पुलिस को लेकर के आते हैं। जुआन को पुलिस पकड़ के लेकर के जाती है। फाइनली जो असली विलन था उसे जेल हो जाता है। आप इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीजो रिमी से कहता है, डोंट वरी, ऐसा मैं दोबारा कभी नहीं होने दूंगा, तुम्हारी जान खतरे में कभी नहीं डालूंगा। रिमी हीजो को हक कर लेती है। इनका केस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जुआन को जेल हो जाता है। रिमी की माँ इनोसेंट प्रूफ होती है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में चाकू चलाया था, जिससे कि उसके हस्बैंड की जान चली गई थी। वो नशे में आकर के उसे हर रोज़ पीटा करता था। इस केस में रिमी की माँ की कोई गलती नहीं थी। आफ्टर दैट उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। वो अपने दोनों बच्चों को देख करके बहुत ही खुश थी और जाके उन्हें गले से लगा लेती है। हीजो भी यहाँ पर आया हुआ था। वो रिमी की माँ से माफ़ी मांगता है कि उन्हें आने में थोड़ा वक्त लग गया। रिमी की माँ को हीजो से कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं था और वो उसे माफ़ कर देती है। कुछ दिनों बाद हीजो और रिमी दोनों शादी कर लेते हैं सबके सामने। हीजो रिमी से अब खुल के प्यार जताया करता था। वो पहले की तरह इंट्रोवर्ट नहीं था। रिमी खुश थी। हीजो से शादी करने का डिसीजन उसका बिल्कुल सही था। इसके बाद कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको स्वीट सी छोटी सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। आफ्टर दैट वो रिमी के लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आता है। कहता है ये ब्रेकफास्ट खा लो, फिर हम लोग उस इंसान से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन रिमी उठ के चली जाती है। हीजो को लगता है कि शायद रिमी अभी उससे बहुत ही गुस्सा है और वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। फिर रिमी वैसा ही एक क्यूट सा हैंडी प्लस लेकर के आती है। असल में रिमी के उस पेपर की वजह से उसके फेस पर चोट लग गया था और वो इस चीज़ के लिए खुद को गिल्टी फील कर रही थी। वो कहती है, देखो मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। हीजो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर रिमी थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। तभी वहाँ पर हीजो को उसके लॉयर फ्रेंड का कॉल आता है। उस इंसान का पता लग गया था। हीजो और रिमी दोनों ही उस इंसान को पकड़ने के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुँच करके पता चलता है कि वो बदमाश इंसान वहाँ से गायब है। हीरो देख लेता है कि असल में यहाँ पर हिडन कैमरास लगे हुए हैं। रिमी को इशारा करता है। रिमी कहती है, अब वो बदमाश नहीं पकड़ा जाएगा, मेरी माँ कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकलती है। हीरो आसपास उस इंसान को ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है, इन रास्तों को देख करके उससे अपना बिताया हुआ बचपन याद आता है। तभी हीरो का जो मास्टर जुआन था वो आकर के रिमी को किडनैप कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसके सामने आता है। रिमी कहती है, तुम खुद को लॉयर कहते हो, तुम्हारी वजह से आज मेरी इनोसेंट माँ जेल में है। जिस आंटी ने रिमी के माँ के खिलाफ गवाही दिया था वो भी यहाँ पर थी। वो रिमी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो जुआन के दिए गए पैसे के लालच में आ गई थी। उसे उसकी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिमी यहाँ पर जुआन से कहती है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसे कहता है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ऐसे जेल पहुँचाने के पीछे कोई और नहीं, खुद तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स थे। वो अपने बेटे के मौत का बदला लेना चाहते थे। उस समय मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और उन लोगों ने मुझे अच्छे खासे पैसे ऑफ़र किए थे तुम्हारी माँ को जेल भेजने के लिए, और इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैं इस बात के लिए कभी भी खुद को गिल्टी नहीं फ़ील करता हूँ, क्योंकि अगर उस जगह पर मैं नहीं होता तो कोई और लॉयर होता जो कि तुम्हारी माँ का केस लेता, और ऑब्वियसली वो भी वही करता जो कि मैंने किया था।
तो इसी वजह से मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। अब रिमी उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, भले ही मेरे ग्रैंड पेरेंट ने तुम्हें घूस दिया है, लेकिन उस घूस को लेना तुम्हारा खुद का डिसीजन था। तुम अपनी गलती को हमारे सर मढ़ रहे हो। तब तक हम लोग देखते हैं कि जुआन गुस्सा हो करके रिमी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में हीजू आ जाता है। वो यहाँ पर रिमी को लोकेट कर पाया था। असल में हमें पता चलता है कि ये सब कुछ इन दोनों का प्लान था। रिमी को ही उसने वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की था, लेकिन जुआन को सामने लाने के लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग यहाँ पर पुलिस को लेकर के आते हैं। जुआन को पुलिस पकड़ के लेकर के जाती है। फाइनली जो असली विलन था उसे जेल हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीजो रिमी से कहता है, डोंट वरी, ऐसा मैं दोबारा कभी नहीं होने दूंगा, तुम्हारी जान खतरे में कभी नहीं डालूंगा। रिमी हीजो को हक कर लेती है। इनका केस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जुआन को जेल हो जाता है। रिमी की माँ इनोसेंट प्रूफ होती है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में चाकू चलाया था, जिससे कि उसके हस्बैंड की जान चली गई थी। वो नशे में आकर के उसे हर रोज़ पीटा करता था। इस केस में रिमी की माँ की कोई गलती नहीं थी। आफ्टर दैट उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। वो अपने दोनों बच्चों को देख करके बहुत ही खुश थी और जाके उन्हें गले से लगा लेती है। हीजू भी यहाँ पर आया हुआ था। वो रिमी की माँ से माफ़ी मांगता है कि उन्हें आने में थोड़ा वक्त लग गया। रिमी की माँ को हीजू से कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं था और वो उसे माफ़ कर देती है। कुछ दिनों बाद हीजू और रिमी दोनों शादी कर लेते हैं सबके सामने। हीजू रिमी से अब खुल के प्यार जताया करता था। वो पहले की तरह इंट्रोवर्ट नहीं था। रिमी खुश थी। हीजू से शादी करने का डिसीजन उसका बिल्कुल सही था। इसके बाद कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको स्वीट सी छोटी सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।